Very fresh good morning to all of you. How are you all? Fine? Good. So today I'll discuss numerical of NCERT. Topic is electromagnetic wave. तो हम दोनों मिलके करेंगे. नोटबुक पेन लेंगे और करते हैं स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग ऑलवेज थिंक मुझे आ जाएगा और मैं कर लूँगा. अच्छे फीलिंग के साथ काम करना है, नेगेटिव थॉट के साथ काम नहीं करेंगे. सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू टेल द कंसेप्ट. मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाऊंगी ताकि आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ. तो इसमें जो कंसेप्ट की बात है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या. वैसे वेव आज जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जितना भी आप मोबाइल कम्युनिकेशंस हैं, मोबाइल पे जो बात करते हैं, जो भी हम यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, ये सब इंटरनेट की वजह से है. तो इंटरनेट में कहाँ से आया? सैटेलाइट कम्युनिकेशन से आया. तो जो कम्युनिकेशन है वो कौन सी वेव से होता है? वो EM वेव से होता है. शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हम इन्हीं वेव के बारे में बेसिक आइडियाज़ लेंगे. जब तक EM वेव इन्वेंट नहीं हुई थी, और मैं बहुत पीछे नहीं जा रही हूँ, हम 40-50 ईयर्स के ही बात करें तो पहले हमारे लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे. लैंडलाइन पे ही ट्रंक कॉल होती थी, बात हुआ करती थी. फिर जैसे जैसे हमारे मोबाइल आते गए, टीवी का भी मैं बता सकती हूँ. 30-40 ईयर्स बैक हम स्विच होते थे, उनको ऑन ऑफ करते थे. अब रिमोट्स आ गए हैं, तो रिमोट से जो सिग्नल जाएगा कि टीवी ने ऑन होना है ऑफ होना है, वो रिमोट जो वेव्स देता है वो EM वेव कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो धीरे धीरे ये प्रोडक्ट हो गया. लाइट इटसेल्फ इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. अब जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. और अभी डिटेल में बताऊंगी, पर पहले मैं ये बताती हूँ कि दिमाग में किसके आइडिया आया कि ऐसी वेव होती होंगी. तो मैक्सवेल साइंटिस्ट था, तो उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि ऐसे जहाँ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे वहाँ पर एक टाइप की वेव आएगी. और मैक्सवेल ने जब ये प्रोडक्ट किया तो ये डजंट एक्सप्लेन, जैसे हम बोलते हैं ना भविष्यवाणी होगी, तो उसने सिर्फ एक कंसेप्ट दिया कि ऐसी से वेव होगी. फिर उससे 25-26 साल बाद हर्ट्ज नाम का साइंटिस्ट आया, तो उसने इसको लैब में प्रूफ किया कि हाँ, यदि ऐसी ऐसी सिचुएशंस है इस टाइप की वेव प्रोड्यूस होगी. तो कई तरीके दिए वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, पर जो कॉमन हम बोलते हैं व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेटिंग, तो वहाँ से क्या वेव प्रोड्यूस होगी? EM वेव प्रोड्यूस होगी. और जो वेव होती है उसकी डायरेक्शन भी प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है. मतलब कहने का ये हुआ, यदि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड x में है और मैग्नेटिक फील्ड y में है, तो जो वेव है वो हमारी x में जाएगी. अब और मैक्सवेल ने क्या दिया? तो मैक्सवेल ने जब प्रेडिक्ट किया तो उसने एक चीज़ और दी. वो बोलता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ठीक है. तो प्रीवियसली हम लोग क्या पढ़ा करते थे, ये प्लेट्स हैं और यहाँ पर करंट आएगा और ये जो स्पेस है यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा हमारा? 0. पहले हम पढ़ा करते थे जब तक मैक्सवेल ने चीज़ें नहीं दी. फिर जब मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दे दिए, मैक्सवेल 4 इक्वेशंस, तो फर्स्ट इक्वेशन उसने दिया, एक दे दिया हमारा E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये बिल्कुल वही है जो हमारा गॉस लॉ था. सेकंड लॉ दिया B डॉट ds इज इक्वल टू 0. और जो एक फोर्थ लॉ दिया B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I. ये हम मैग्नेटिज्म में पढ़ा करते थे, एम्पियर सर्किट लॉ. तो ऐसा नहीं कि ये लॉ गलत है, ये लॉ भी ठीक है, पर इसने इस पर कुछ चीज़ और जोड़ दी. जो चीज़ और जोड़ दी उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ और मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ. तो वहाँ पर उसने क्या चीज़ ऐड कर दी? यहाँ पर किया B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID. अब ये ID क्या चीज़ है? तो जो ID करंट ही है, पर इस करंट का नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट. इसका क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट. अब ये कहाँ से उसके दिमाग में आइडिया आया, कैसे आइडिया आया? तो यहाँ जब करंट देखा तो सोचा कि जब यदि यहाँ करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ पर तो करंट फ्लो कर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा. फिर हमने क्या पढ़ लिया था EMI में कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आ जाता है. तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आता था
उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड बोला करते थे। फिर एक और दिमाग लगाया, ये दिमाग लगाया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ आता है, फिर इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट आता था, जिसको हम लोग एडी करंट भी बोल देते थे। तो बोला जब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस हो गया तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चेंज हो रही है, उस फ्लक्स के चेंज होने से भी हमारा एक करंट आएगा। तो जो करंट आएगा उसका नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। फिर उसको सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा इस करंट आई के बराबर। इसका मतलब ये समझ आ गया कि यदि ये प्लेट्स हैं तो करंट हमारा डिसकंटिन्यू नहीं होगा। जहाँ करंट आई इतना है यहाँ पर भी करंट कितना होगा, आई। इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इट इज़ ड्यू टू change in a electrical flux, it is due to change in electrical flux। और जो कन्वेंशनल करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो जो 2 और 3 क्वेश्चंस हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये इतना मैंने कंसेप्ट दिया, जो क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे मैं वही कंसेप्ट आपको साथ में दे दिया करूँगी। तो 2 चीज़ें बच्चों ने अच्छे से सीख ली। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, कन्वेंशनल करंट के बराबर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू चेंज इन अ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यहाँ कहाँ पर आ गया, ड्यू टू चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो उसकी वजह से यहाँ पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ। और इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी जो हम फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ते थे उससे सिमिलर है और कुछ अलग भी है। सो नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट एज यूजुअल रीड द क्वेश्चन। द कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट, रेडियस 12 सेंटीमीटर। कैपेसिटर है, 2 सर्कुलर प्लेट्स हैं and separated by the distance। d कितना दे दिया है, 5 mm। एरिया कितना दे दिया है, गिवन। रेडियस कितनी दिया है, 12 सेंटीमीटर। 12 इंटू 10⁻² मीटर। सेपरेशन d 5 mm। 5 इंटू 10⁻³ मीटर। and current I is equal to 0.15 एम्पियर। As we already know, क्या पढ़ा हमने, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और कन्वेंशनल करंट दोनों क्या है, सेम। तो हमें दिया तो I है, साथ में आप क्या लिख सकते हो, ID इज इक्वल टू I। यदि क्वेश्चन पूछा होता है व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपने सिंपल आंसर कर लिखा 0.15। हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। कैपेसिटेंस पूछा है। सी का फॉर्मूला कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। और एरिया कितना आएगा हमारा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर ये है, पाई आर कितना है 12 का 144 इंटू 10⁻⁴। डी कितना है 5 इंटू 10⁻³ करते हैं सॉल्व। 3 पावर -1 5 से करो, 5 1 जा 3 रहा एंड 5 7 जा 35 और 7 1.77 10⁻12 पाई 144 10⁻1। देखो कितना आ जाएगा हमारा, ये 144 है। इसको चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं, 1.44 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से एक चला जाएगा 1.77 पाई की जगह 3.14 1.44 और 10⁻, ये था 10 और -1 कितना आ जाएगा 11। करके देख लेते हैं।
ये 3 है और इसको 2 मान लूँ तो 3 2 ज़ा कितना आ जाएगा 6, और जब यहाँ अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 10⁻⁻11, एक 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 80 इंटू 10⁻⁻12, और ये कहलाएगा 12 पिको फैराड, 80 पिको फैराड। ये तो निकल गया कैपेसिटेंस। अब नेक्स्ट पूछते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और निकालना है हमें dV/dt। क्या निकालना है, dV/dt। अब dV/dt का तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, चलो सोचते हैं क्या होता है बेटे। करते हैं सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट dV/dt। क्वेश्चन मार्क है, ये कहाँ से आएगा। देखो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट क्या मालूम था, एप्सिलॉन नॉट d/E/dt। इस E का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। E का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। एप्सिलॉन नॉट d/dt, E और A। E क्या कर सकते हैं हम लोग, E की जगह पोटेंशियल डिफरेंस और D लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, A तो कॉमन आ ही गया, और D के साथ V/d, और ये कितना है dt, D भी कॉमन आ जाएगा। सो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/d एंड dV/dt। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, I सपोज टू भी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो एप्सिलॉन नॉट A/d क्या बन गया मेरा, C। सो ID इज इक्वल टू C एंड dV/ कितना है, dt। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dV/dt। कर देते हैं, dV/dt इज इक्वल टू ID/C। ID क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वर्शन करंट दोनों क्या है, सेम, 0.15, और ये कितना निकाला, 80 पिको, पिको मतलब 12, पिको मतलब 12। तो देखो कितना आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आ गया आंसर बेटे हमारा, 10⁻12 तो ऊपर आ जाएगा बेटे हमारा, और 15 से 100, ये 15, 8 और 10⁻3 ये कट जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 9। मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 15/8 इंटू 10⁻9, 15/8 इंटू 10⁻9। चेक करो कितना आ रहा है, 15 से 15 2 ज़ा होना था हमारा 16, तो 1.8 तक आ जाएगा। तो जो dV/dt आएगा दैट इज 1.8 इंटू 10⁻9 यूनिट वोल्ट पर सेकेंड। पार्ट ए इज क्लियर। डिस्प्लेसमेंट करंट करंट बराबर था, तो हमारी किसकी वैल्यू निकल आई, dV/dt कितना निकल गया हमारा, 1.8 इंटू 10⁻9 वोल्ट पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलते हैं, बी ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट। ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और जो कन्वेंशन करंट है बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब हो गया I कितना दिया था हमारा, 0.15 एम्पियर। इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर स्प्रेड। अब किरचॉफ लॉ वैलिड है कि नहीं, किरचॉफ लॉ 100% वैलिड है, क्योंकि हम क्या मानते हैं बेटे यहाँ पर कि यहाँ जितना करंट आई है यहाँ पर ID करंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ID और यहाँ पर I है, करंट बराबर है, पर इस गैप में जो करंट है उसका नाम क्या देते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो करंट का मैग्नीट्यूड सेम है और सर्किट हमारा पूरा कंप्लीट होगा। किरचॉफ्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ते थे, है ना, किरचॉफ सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़े हैं सेकेंड चैप्टर में, तो आप लिखेंगे यस बोथ किरचॉफ्स लॉ इज वैलिड।